हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अफेयर्स एल्केमी। आज 6 मई 2026 है और आज 6 मई के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के वो सब आज हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला पर्ल मोती फार्मिंग क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी जयपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हजारीबाग। तो भारत का पहला पर्ल फार्मिंग क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हजारीबाग। तो हजारीबाग जो कहाँ स्थित है? ये झारखंड के अंदर स्थित है। तो भारत का पहला पर्ल फार्मिंग क्लस्टर घोषित किया गया है। यह पहल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आय बढ़ाना, रोजगार सृजन करना और मोती उत्पादन को एक संगठित उद्योग में के रूप में विकसित करना है। यह क्लस्टर प्रशिक्षण, उत्पादन और मार्केट लिंक जैसी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण इकोसिस्टम प्रदान करता है, जिससे किसानों को नई आय के अवसर मिलते हैं। तो पर्ल फार्मिंग को अगर हम समझें तो पर्ल फार्मिंग क्या है? तो इसके अंदर जो मोती है, मोती की जो कृषि है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं कि तो उसके अंदर क्या है कि मोती की कृषि क्या किया जाता है कि एक न्यूक्लियस होता है, उस जो ओइस्टर्स होते हैं उनके अंदर उसको डाला जाता है और फिर उन्हें न्यूट्रिशंस दिया जाता है कंट्रोल्ड वाटर कंडीशन के अंदर, एक नियंत्रण कंडीशन के अंदर। उससे फिर जो है मोती बनता है। अब इसके अंदर एक क्लस्टर शब्द का यूज किया गया है। तो क्लस्टर क्या होता है कि एक ही जगह पर किसी काम से जुड़े कई लोगों, संसाधनों और सुविधाओं का समूह। मतलब एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज वे में सभी चीज़ें एक जगह हों, एक काम से जुड़ी। जैसे अगर हम मान के चले कि पर जो मोती की जो फार्मिंग है उससे अगर हम इसको क्लस्टर मान के तो मान के चले कि तो वहाँ किसान भी होगा, ट्रेनिंग सेंटर भी एक ही जगह होना चाहिए, उत्पादन उसका और उसकी प्रोसेसिंग और मार्केटिंग ये सब अगर ऑर्गेनाइज वे में एक ही जगह है तो उस चीज़ को क्लस्टर कहेंगे। तो भारत का पहला पर्ल फार्मिंग क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हजारीबाग में। हमारा अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन ए 3.5%, ऑप्शन बी 5.12%, ऑप्शन सी 7.8%, ऑप्शन डी 10.25%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5.12%। तो वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 5.12% की वृद्धि हुई है, जिससे कुल कलेक्शन लगभग 23.40 ट्रिलियन तक पहुंच गया है रुपए। डायरेक्ट टैक्स में मुख्य रूप से क्या क्या शामिल होता है? अगर हम कहते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, तो डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली सीधे तौर पे दिया जाता है किसी इंडिविजुअल के द्वारा या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर मतलब मान के कोई कंपनी है कोई या फिर एक पार्टिकुलर बंदा दे रहा है, वो डायरेक्ट टैक्स दिया जाएगा। तो डायरेक्ट टैक्स भी जो होते हैं वो क्या क्या आता है डायरेक्ट टैक्स में? जैसे इनकम टैक्स, आय शुल्क हो गया, कॉरपोरेट टैक्स हो गया और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी। तो ये जो है ये सब किसके अंडर आते हैं? ये सब आते हैं डायरेक्ट टैक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत की वित्तीय राजधानी फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मुंबई। तो मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मुंबई को। क्योंकि यहाँ देश के प्रमुख बैंक, स्टॉक एक्सचेंज जो जैसे बीएससी है और एनएससी है, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और कई बड़ी बड़ी कंपनियों के मुख्यालय स्थित है। ये भारत की आर्थिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र है। तो इसलिए भारत का फाइनेंशियल कैपिटल किसे कहा जाता है? मुंबई को। हमारा अगला क्वेश्चन, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 3 मई, ऑप्शन सी 5 मई, ऑप्शन डी 7 मई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5 मई। तो विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है 5 मई को।
हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। वर्ष 2026 में यह 5 मई को मनाया गया। इसका उद्देश्य अस्थमा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बेहतर इलाज तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है। तो अगर हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें, अब तक के हमने अगर जैसे 5 मई को अस्थमा दिवस मनाया गया है, तो हम अगर शुरुआत से बात करें तो 1 मई, मैंने बताया था, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि 1 मई को कौन सा डे मनाया जाता है। 1 मई को एक मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। और उसके साथ साथ और भी दो बताए थे कि दो डे और भी हैं 1 मई को, वो है एक गुजरात डे, गुजरात स्थापना दिवस, और एक महाराष्ट्र स्थापना दिवस। फिर उसके बाद आता है 4 मई। तो 4 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 4 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। और अब है 5 मई। तो 5 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? वर्ल्ड अस्थमा डे। तो वर्ल्ड अस्थमा डे जो अभी मनाया गया है, उसकी थीम क्या थी? 2026 की थीम क्या थी? एक्सेस टू एंटी इन्फ्लेमेटरी इनहेलर्स फॉर एवरीवन विद अस्थमा स्टिल एन अर्जेंट नीड। तो जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इनहेलर्स है, वो हर किसी के लिए जो अस्थमा से ग्रस्त है, वो अब तक पहुंचना भी एक अर्जेंट, एक आवश्यकता की एक ज़रूरत है अभी भी। मतलब इसमें अगर बात करें इस थीम में, तो ये एक चीज़ दर्शाती है कि अभी भी एक जो हमारी स्वास्थ्य है, जो हेल्थ में है, वो एक जो कमी है, उस चीज़ को, एक गैप है, एक कमी है, उस चीज़ को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन ए 140, ऑप्शन बी 151, ऑप्शन सी 157, ऑप्शन डी 161। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 157। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक 157 रही। और यह 157वीं रैंक जो कुल कितने देशों में से आती है? 180 देशों से ली जाती है। और भारत की स्थिति इसमें कमज़ोर मानी गई है। तो अगर हम बात करें टॉप कंट्रीज़ की, टॉप 10 कंट्रीज़ की अगर हम बात करें जो बेस्ट हैं इसके अंदर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में, तो पहले स्थान पे है नॉर्वे, दूसरे पे है नीदरलैंड, तीसरे पे है एस्टोरिया, चौथे पे है डेनमार्क, पांचवे पे स्वीडन, फिर फिनलैंड, फिर आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, फिर लक्समबर्ग और फिर पुर्तगाल। तो ये है टॉप 10। और आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो नॉर्वे है, वो पिछले 10 सालों से टॉप 10 के अंदर लगातार बना हुआ है। इस बार वो पहले स्थान पर है, लेकिन पिछले 10 सालों से वो टॉप 10 में ही रहा है नॉर्वे। तो सबसे रोस्ट प्रेस फ्रीडम किसकी है? वो है इरिटेरिया की है, सबसे लोएस्ट 180। फिर नॉर्थ कोरिया आता है 179 पे, फिर चाइना आता है 178 के ऊपर, सऊदी अरबिया 176 पे आता है ये, फिर ईरान आता है 177 पे, अफगानिस्तान 175 पे आता है, फिर वियतनाम 174, तुर्कमेनिस्तान 173 पे है, और फिर रसिया 172 पे आता है। अगर हम हमारे इंडिया के नेबर्स की अगर हम बात करें, तो उसकी स्थिति में भी हम बहुत कमज़ोर हैं। हमारी पोजीशन है 157 के ऊपर रैंक है, जबकि नेपाल की ये स्टैंड करती है 87 के ऊपर, मालदीव की स्टैंड करती है 108 के ऊपर, श्रीलंका है 134 पे, भूटान 150 पे। और तो और आप जानिए कि बांग्लादेश जो है उसकी जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम वो भी हमसे ऊपर, उसकी 152 है, और पाकिस्तान की 153 है, लेकिन हमारी कितनी है? 157। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या थी, क्या रही है? 157वीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुलित्जर प्राइज 2026 इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री किसने जीता? ऑप्शन ए रवीश कुमार, ऑप्शन बी आर के आनंद और सुपर्णा शर्मा, ऑप्शन सी फे डिसूजा, ऑप्शन डी बरखा दत्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आर के आनंद और सुपर्णा शर्मा। तो हाल ही में भारतीय पत्रकार आर के आनंद और सुपर्णा शर्मा ने इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री श्रेणी में पुलित्जर प्राइज 2026 जीता है। और यह जो प्राइज है, यह जो पुरस्कार है पुलित्जर, पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। इसे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में गिना जाता है। तो इन्हें जो आर के आनंद और पूर्णा शर्मा है, इन्हें किसके लिए एक स्टोरी लाइन इन्होंने रखी थी जिसका नाम था ट्रैप्ड। उसमें इन्होंने दर्शाया है कि कैसे एक न्यूरोलॉजिस्ट जो है भारत के अंदर, वो एक शिकार बन जाता है डिजिटल
अरेस्ट का है, स्कैम का। तो इन्होंने अपनी स्टोरी में बताया है कि जो डिजिटल अरेस्ट जो स्कैम है उसको उजागर किया है कि कैसे जो साइबर क्राइम होते हैं उन सबको इन्होंने बताया है, उन सब के बारे में इन्होंने स्टोरी राइटिंग की है। तो उस स्टोरी का जो नाम था, उसका नाम था ट्रैप रखा इन्होंने। तो उसके लिए इन्हें ये पुलित्ज़र प्राइज़ मिला है। तो ये जो पुलित्ज़र प्राइज़ है ये कौन देता है? ये देता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। तो याद रखना, पुलित्ज़र प्राइज़ 2026 किसने जीता है? आर के आनंद और सुपर्णा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर कितने करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 34, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 37, ऑप्शन डी 40। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 37। तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? इसका उद्देश्य कि मामलों में जो लंबित भार है, पेंडेंसी जो चल रही है अभी तक, जो केसेस पेंडिंग पड़े हैं को कम करना और न्यायिक जो प्रक्रिया है उसको और तेज बनाना। तो अभी हाल में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर कितने करने की मंजूरी दी है? 37। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किरण मजूमदार शाह ने बायोकॉन के भविष्य के उत्तराधिकारी के रूप में किसे नामित किया है? ऑप्शन ए रोहित शाह, ऑप्शन बी कलेर मजूमदार, ऑप्शन सी अनिल अग्रवाल, ऑप्शन डी राधा अय्यर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कलेर मजूमदार। तो हाल ही में बायोकॉन की संस्थापक जो किरण मजूमदार शाह हैं, उन्होंने कलेर मजूमदार को अपनी कंपनी का भविष्य का उत्तराधिकारी सक्सेसर घोषित किया है। जो बायोकॉन क्या है? बायोकॉन जो है भारत के अंदर एक बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी कंपनी में से बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी कौन सी होती है? जो दवाइयाँ बनाने और बायोटेक्नोलॉजी में काम करती है। जो बायोकॉन है, ये 1978 के अंदर फाउंडेड एस्टैब्लिश की गई थी और ये भारत की ये लीडिंग बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी में से एक है। तो इसकी जो अगली जो सक्सेसर होंगी वो कौन होंगी? वो होंगी कलेर मजूमदार। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया का डोसा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किस भारतीय शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी मैसूर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बेंगलुरु। तो बेंगलुरु को डोसा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि यहाँ डोसा की बहुत बड़ी वैरायटी मिलती है और डोसा संस्कृति बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के प्रसिद्ध स्थान जैसे विद्यार्थी भवन और अन्य पुराने रेस्टोरेंट्स अपने खास डोसे के लिए जाने जाते हैं, जिससे यह शहर इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो डोसा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है बेंगलुरु को। ओके फ्रेंड्स, आप सबका धन्यवाद मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और आगे ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।